सुनिए, कल पापा जी का रिटायरमेंट का दिन है। फिर पापा जी पूरा दिन घर में ही रहेंगे क्या? बड़ी बहू सुनीता अपने पति विराट से बोली। विराट बोला, हाँ सुनीता घर में ही रहेंगे और कहाँ जाएंगे। मतलब अब उनकी पूरे दिन सेवा करनी पड़ेगी। आप तो उस दिन कह रहे थे बस थोड़े दिन और फिर मुझे पापा जी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, मगर अब तो पापा जी पूरा दिन सिर पर बैठकर तांडव करेंगे। कभी ये दे दो तो कभी वो दे दो। क्या पूरा दिन मैं यही सब काम करती रहूंगी? झुंझलाकर बोली सुनीता। विराट बोला, एक बार पापा के रिटायरमेंट के पैसे आने दो। सुनीता, तुम्हें तो याद ही होगा पापा कह रहे थे रिटायर होने के बाद सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूंगा और जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा वो भी तुम दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दूंगा। हम दोनों भाई भी अलग हो जाएंगे। फिर हम पापा जी को हमेशा के लिए छोटे के पास रहने के लिए भेज देंगे। बस एक बार प्रॉपर्टी का हिस्सा आ जाने दो, तब तक सेवा कर लो पापा की। वैसे भी मैंने पहले ही सोच लिया है, उम्र भर मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखने वाला, इसलिए तुम चिंता क्यों करती हो? सुनीता बोली, हाँ मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब पापा जी की प्रॉपर्टी हमारे हाथों में आई। दूसरी तरफ घर की छोटी बहू रीमा अपने पति नरेश से बोली, कल से पापा जी पूरा दिन घर में रहेंगे, मतलब हमारी आज़ादी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ऊपर से उन्हें समय समय पर चाय नाश्ता और खाना दो वो अलग। कम से कम जब वो ऑफिस जाते थे तो सुबह सुबह घर से निकल जाते थे और फिर सीधा रात को ही उनका चेहरा देखना पड़ता था, मगर अब पूरा दिन उनका चेहरा देखना पड़ेगा। नरेश, कोई तो उपाय सोचो ताकि मुझे उनके पूरे दिन सेवा ना करनी पड़े। वैसे भी पूरा दिन पापा जी का चेहरा देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। नरेश बोला, ये मत भूलो रीमा, सेवा करोगी तो ही मिलेगा मेवा। रीमा बोली, मैं कुछ समझी नहीं। नरेश बोला, भूल गई तुम? पापा जी के रिटायरमेंट के पैसे आने वाले हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें उनके पूरे पैसे मिले? रीमा बोली, अरे हाँ नरेश, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब तो पापा जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन नंदलाल जी का रिटायरमेंट था। ऑफिस वालों ने मिलकर नंदलाल जी के लिए पार्टी रखी और उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसे दिए गए। दोनों बेटे भी अपने अपने ऑफिस से पापा जी के ऑफिस वाली पार्टी में आ गए थे। खूब सामान दिया गया नंदलाल जी को और वहाँ के मैनेजर नंदलाल जी के बेटे से बोले, तुम्हारे पापा ने जिंदगी भर खूब मेहनत की है, अब उन्हें खूब आराम देना। आज तुम लोग जो भी हो उनकी बदौलत ही हो। दोनों बेटों की नज़र तो पापा के रिटायरमेंट वाले पैसों पर थी। ऑफिस से निकलते ही बड़ा बेटा सौरभ बोला, लाइए पापा, ये पैसों वाला बैग मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें संभाल लेता हूँ। उतने में छोटा बेटा नरेश बोला, पापा आप कहे तो मैं घर जाते जाते ये पैसे बैंक में जमा कराऊं। वैसे भी इतने पैसे घर में रखना ठीक नहीं है। नंदलाल जी बोले, तुम दोनों पैसों की फिक्र मत करो, इन्हें मैं मेरे खाते में बैंक में जमा करवा दूंगा। ये सुनकर एक पल के लिए दोनों बेटों की उम्मीद पर पानी फिर गया। नंदलाल जी भी शायद मन ही मन जान चुके थे कि उन्हें अभी किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए वे खुद ही अपने पैसे बैंक में जाकर अपने खाते में जमा करा आए। नंदलाल जी रिटायर तो हो गए, मगर अब भी सुबह जल्दी उठ जाते और अखबार लेकर बैठ जाते। शुरुआत के दिनों में तो बहुओं ने भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोज सुबह टेबल पर उनका चाय नाश्ता और समय पर खाना भी पहुंचा देती। मगर एक महीने में ही दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली, पहले तो बूढ़ा ऑफिस के लिए निकल जाता था, वही अच्छा था। अब तो पूरे दिन उनकी सेवा करनी पड़ती है। न जाने कब प्रॉपर्टी का बंटवारा करेगा, फिर हम इसे हमेशा के लिए गांव भेज देंगे। जब दोनों बहुओं ने देखा कि नंदलाल जी तो प्रॉपर्टी के बंटवारे की या रिटायरमेंट के बाद आए पैसों का बंटवारा करने की बात ही नहीं करते थे, तो बहुओं ने ससुर की सेवा में आनाकानी करनी शुरू कर दी। रोज की तरह आज भी नंदलाल जी सुबह जल्दी उठकर अखबार लेकर बैठ गए और बोले, रीमा बेटा जरा मेरा नाश्ता तो ले आओ, मुझे फिर दवाई भी लेनी है। रीमा बोली, पापा जी उनके ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अभी मैं उनके लिए टिफिन बना रही हूँ। आप सुनीता भाभी से कह दीजिए आपका नाश्ता बनाने को। और रीमा झटपट रसोई में वापस चली गई।
नंदलाल जी ने अपनी बड़ी बहू सुनीता को आवाज़ लगाई। थोड़ी देर तो सुनीता आई नहीं, मगर नंदलाल जी के कई बार पुकारने पर वो आई और बोली, पापा जी क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। नंदलाल जी बोले, बेटा जरा मेरे लिए नाश्ता तो बना दो, मेरी दवाई का समय हो गया है। सुनीता बोली, पापा जी मैं तो इनके साथ ही अभी बाइक पर निकल रही हूँ, ये ऑफिस जाते जाते मुझे ब्यूटी पार्लर छोड़ देंगे। आप एक काम करिए, रीमा से बोल दीजिए। आज तो सुबह का नाश्ता ही नहीं मिला नंदलाल जी को, उन्हें आज बिना नाश्ते की ही दवाई लेनी पड़ी। रीमा अपनी जेठानी से बोली, भाभी मुझसे तो इस बूढ़े की सेवा और नहीं होती, ना ही ये बूढ़ा हमें रिटायरमेंट के पैसे दे रहा है और ना ही प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है। सुनीता बोली, हाँ छोटी, हमें तो इस बूढ़े को इसी के हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसका एक भी काम नहीं करेंगे तब जाकर इस बूढ़े की अकल ठिकाने आएगी। दोनों बहुओं ने अब ठान लिया था कि जब भी नंदलाल जी कोई काम करने को कहेंगे, बड़ी कहेगी छोटी को करने के लिए कह दो और छोटी कहेगी बड़ी को करने के लिए कह दो। इस तरह नंदलाल जी दोनों बहुओं के बीच में फंसकर रह गए और फिर अंत में उन्हें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन नंदलाल जी को बहुत खांसी आ रही थी। उन्होंने बहुओं को आवाज लगाई कि कोई आकर उन्हें गर्म पानी दे जाए। दोनों एक साथ आकर बोली, पापा जी रसोई यहीं बगल में ही तो है, कहाँ समय लगता है पानी लेने में। अब से खुद का काम खुद ही कर लीजिएगा, बार बार हमें मत पुकारिएगा, समझे। हमें वैसे भी घर के अन्य बहुत काम है, रिटायर आप हुए हैं, हम नहीं। नंदलाल जी को बहू का ये बर्ताव कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे अपनी पत्नी शांता जी की तस्वीर देखकर रोने लगे और बोले, देख रही हो शांता, क्या हाल हो गया है मेरा। काश तुम मुझे छोड़कर यूं जल्दी ऊपर नहीं जाती। नंदलाल जी अतीत के गलियारे में खो गए। नंदलाल जी और शांता जी के दो बेटे विराट और नरेश और एक बेटी आयशा थी। नंदलाल जी पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करते, तब जाकर घर चलता था। नंदलाल जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं की। नंदलाल जी की माँ की एक किडनी खराब हो गई थी। उस समय भी नंदलाल जी ने पैसों की परवाह ना करते हुए अपनी माँ का अच्छे से अच्छी जगह इलाज करवाया था। उस वक्त उनके सिर पर लाखों का कर्जा हो गया था। फिर भी इतना करते हुए भी वो अपनी माँ को ना बचा पाए थे। नंदलाल जी के पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटा तुमने और बहू ने हम बूढ़ों की बहुत सेवा की है, देख लेना एक दिन तुम्हारे बेटे और उनकी पत्नियां भी तुम्हारी खूब सेवा करेगी। मगर आज अपनी बहुओं का ऐसा व्यवहार देखकर नंदलाल जी को अपनी पत्नी शांता जी की बहुत याद आ रही थी और वो सोच रहे थे, शायद कलयुगी संतान ऐसी ही होती होगी, तभी तो आज मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दोनों बेटों की शादी के बाद अक्सर शांता जी नंदलाल जी से कहा करती थी कि बेटे बहू में बहुत बदलाव आ चुका है। वे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे लोग हमें रखेंगे, मगर उनके मन में लालच है। तब नंदलाल जी शांता जी की बातों को अक्सर टाल दिया करते थे और कहते थे, भाग्यवान, पता नहीं तुम औरतों को बेटों की शादी के बाद क्या तकलीफ हो जाती है। तुमको तुम्हारे घर में आई लक्ष्मी पर ही शक होने लगता है। मगर आज मुझे समझ में आया कि शांता हमेशा सच कहती थी और मैं उसकी बातें नज़रअंदाज कर देता था। शायद शांता जान चुकी थी कि बुढ़ापे में कोई उनकी सेवा नहीं करेगा, तभी तो जल्दी ऊपर चली गई। काश शांता, मैं भी तुम्हारे साथ ही ऊपर आ जाता। कहते हुए नंदलाल जी की आंखें फिर से भर आई। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी तो सामने से बेटी आयशा बोली, पापा कैसे हैं आप। नंदलाल जी बेटी की आवाज़ सुनते ही खुश हो गए। वो बेटी को कोई चिंता नहीं देना चाहते थे, इसलिए बोले, ठीक हूँ बेटा। पापा आप आवाज़ से तो ठीक नहीं लग रहे, आयशा ने कहा। नंदलाल जी बोले, नहीं बेटा, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी हो गई है। आयशा दूसरे शहर में रहती थी जो लगभग 5 घंटे की दूरी पर था। वो बोली, पापा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, मगर बच्चों की परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही है, इसलिए अभी तो नहीं आ पाऊंगी, मगर आप समय पर दवाई ले लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। नंदलाल जी बोले, हाँ बेटा, तू मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत कर। और उन्हें जोरदार खांसी आ गई।
उतने में बड़ी बहू सुनीता बोली, मुंह पर हाथ रखकर खांसिए पापा जी, घर में बच्चे भी हैं, कहीं आपकी वजह से हम में से किसी को खांसी हो गई तो आपका क्या है। आपको तो घर पर रहकर आराम ही करना है, मगर हम सबको तो पूरा दिन काम करना होता है, बच्चों को स्कूल और पढ़ाई, और हमें रसोई और घर संभालना होता है। आइंदा से खांसते समय मुंह पर हाथ जरूर रखिएगा। छोटी बहू रीमा कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो बोली, पापा जी मैं तो कहती हूँ आप अपने कमरे से ज्यादा निकला ही मत कीजिए। नंदलाल जी तो बेचारे अपने लिए सिर्फ गर्म पानी लेने आए थे, वो भी तो बहुओं को ही कहा था कि वो ही दे दे, मगर उन्होंने ही कहा था ना खुद से ले लो। अब इतना सुना रही थी वो अलग। अगले दिन रविवार था। बेटे बहुओं ने घूमने का प्लान बनाया था। घर की वॉशिंग मशीन खराब थी, जिस वजह से नंदलाल जी के बहुत सारे धोने के कपड़े जमा हो गए थे। नंदलाल जी जानते थे बहू तो उनके कपड़े धोकर नहीं देगी, इसलिए खुद ही बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गए। जब दोनों बेटों ने नंदलाल जी को बाथरूम में कपड़ा धोते देखा तो सौरभ बोला, पापा आपको हम दोनों भाइयों को अलग कर प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर देना चाहिए था। अब देखो दोनों बहू में से कोई भी आपकी सेवा करने को तैयार नहीं है। कम से कम सब कुछ हमें दे देते तो इसी बहाने हम लोग आपकी सेवा तो करते। छोटा बेटा नरेश बोला, हाँ पापा आपने कहा भी था कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर देंगे, मगर 2 महीने हो गए आपका रिटायरमेंट हुए और आपने हमें अब तक कुछ भी नहीं दिया। नंदलाल जी को बेटे बहुओं की मनसा समझ आ चुकी थी, तभी तो उन्होंने अब तक किसी को कुछ भी नहीं दिया था। वे चुपचाप अपने कपड़े धोते रहे। आखिर अब तो उन्हें सब कुछ समझ आ ही गया था कि बेटे बहुओं की नज़र तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी और पैसों पर है। अभी तो उनके हाथ प्रॉपर्टी नहीं लगी तो मेरा ये हल कर दिया, कल को अगर मैं इन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा तो न जाने मेरा क्या हाल होगा। यही सोचते सोचते वे बेचारे अपने कपड़े धोते जा रहे थे कि उतने में उनकी बेटी आयशा अपने मायके पहुंच गई। दरवाजा खोला था तो सीधा अंदर चली आई। उसने जब नंदलाल जी को बाथरूम में कपड़े धोते देखा तो उसके होश उड़ गए। वो बोली, पापा 2 बहुओं के होते हुए आप क्यों कपड़े धो रहे हैं, आप बाहर आइए। नंदलाल जी खांसते हुए बाहर आए। आयशा बोली, भैया भाभी कहाँ हो आप सब। आयशा की आवाज़ सुन दोनों भाई और भाभियाँ जो अपने कमरे में घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे थे बाहर आ गए। रीमा बोली, अरे दीदी आप यूं अचानक कैसे, बताकर तो आती। आयशा बोली, भाभी अगर बताकर आती तो आप लोगों की सच्चाई कैसे जान पाती, मेरे पापा को ऐसे कपड़ा धोता कैसे देख पाती। भैया मुझे शर्म आ रही है आज आप लोगों को अपना भाई कहते हुए। भाभियां तो पराई थी मगर आप तो अपने थे। आप लोग पापा को यूं बाथरूम में कपड़े धोने दे रहे हैं, छी छी। आज आप सब मेरी नज़रों में गिर गए हो। मेरा बस चले तो आप लोगों के खिलाफ बुजुर्गों को सताने का केस फाइल कर दूं। दोनों भाई भाभियां नीचे नजरें झुकाए खड़े थे। उन्होंने अपने पिता को रिटायरमेंट के बाद सुख के बदले दुख जरूर दिया था, ये तो वो लोग जानते ही थे। पापा आप चलिए, आज से आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। वो तो अच्छा हुआ उस दिन आपसे फोन पर बात करते वक्त मैंने फोन नहीं काटा था और मुझे दोनों भाभियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गई मेरे पापा को यहाँ कितना मान सम्मान मिल रहा है और देखने चली आई। लानत है ऐसे भाई भाभियों पर जो बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इतना कहकर आयशा नंदलाल जी को अपने घर ले आई। थोड़े दिनों बाद दोनों बेटे बहुए ये सोचकर डर रहे थे कहीं पापा सारी प्रॉपर्टी और पैसे बेटी को ना दे दे, और आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर खाली करने के पेपर लेकर कोर्ट से एक आदमी जब उनके दरवाजे पर पहुंचा तो सभी का चेहरा ऐसा उतरा मानो काटो तो खून नहीं। वे चारों अपने पिताजी से माफी मांगने दौड़े चले आए, मगर नंदलाल जी बोले, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे लिए नहीं, मेरी प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में मुझसे माफी मांग रहे हो। मगर बेटी आयशा के साथ रहकर मुझे मेरे बाबूजी की एक बात याद आ गई। वे कहते थे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदलाल, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी खूब सेवा करेंगे।
ये बात 16 आने सच है। आज मेरी बेटी ने ही साबित कर दिया। और हाँ, तुम लोग जिस प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ माफ़ी मांगने आए हो, उसका अब कोई फ़ायदा नहीं। मैंने मेरा सब कुछ अपनी बेटी और उनके बच्चों के नाम कर दिया है। कल तक तुम लोगों को मेरा पुश्तैनी मकान भी खाली कर देना होगा। फिर आगे मेरी बेटी की मर्जी, वो चाहे इसका जो करे। मेरे कहने को ही सिर्फ 2 बेटे हैं, मुझे रखने का फर्ज मेरी बेटी निभा रही है। ये सुनकर वो चारों नंदलाल जी के पैरों में गिर पड़े, मगर नंदलाल जी ने उन्हें माफ नहीं किया। दोस्तों, क्या बेटों की शादी के बाद उनका परिवार सिर्फ बीबी बच्चों तक सीमित हो जाता है कि वे लोग अपने जन्मदाता के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं? शायद वे लोग भूल जाते हैं कि बुढ़ापा सबको आना है और जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।